ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और अब बात छत्तीसगढ़ की। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में चुनावी विषयों को लेकर भी पार्टी नेताओं ने मंथन किया। बैठक में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के चुनावी सर्वे रिपोर्ट से घबराई हुई है और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव परिणाम को दोहराने की स्थिति में भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम रायपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई बातें की हैं और एक बैठक की है। विशेष बैठक ही मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी के चलते केंद्रीय मंत्रियों के दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। रायपुर में उनके 2 कार्यक्रम होंगे और इस दौरान शासकीय कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। कैसी होगी कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या होगा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। इस दौरान राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में एक विशाल आम सभा को संबोधित तो करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी लोकार्पण शिलान्यास के शासकीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 7 जुलाई को पीएम मोदी 10:10 पर रायपुर आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे पीएम के साथ हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम प्रधानमंत्री के साथ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 35 मिनट का होगा। इसके बाद पीएम भाजपा की आम सभा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भले ही भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद करने आ रहे हैं, लेकिन सियासी निगाहें पीएम और सीएम को एक साथ मंच साझा करते देखने पर टिकी रहने वाली हैं। सीएम प्रदेश के लिए कौन सी मांगे रखते हैं और पीएम क्या घोषणा करते हैं, ये 7 जुलाई को साफ हो जाएगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर धान की कीमत को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। क्या है कांग्रेस का दांव और क्या इससे मिलेगा पार्टी को फायदा? भाजपा के पास क्या है काट, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी के साथ धान की कीमत पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो गया है। 2018 की तरह इस बार भी धान की कीमत सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में धान की कीमत को लेकर बड़े ऐलान की तैयारी में है। वर्तमान में राज्य सरकार धान बेचने वाले किसान को प्रति एकड़ आदान सहायता के रूप में 9,000 रुपए दे रही है। कांग्रेस इस प्रोत्साहन राशि को 12,000 कर सकती है। धान की कीमत को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि आने वाले समय में किसान न्याय योजना की राशि में बढ़ोतरी संभव है। वहीं भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा का कहना है कांग्रेस सरकार ने किसानों से न्याय योजना के नाम पर अन्याय किया है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाले वर्ष से छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी की जाएगी। हमने वादा किया था कि हम 25 रुपये धान की कीमत देंगे, लेकिन इस वर्ष हमने 2640 रुपये धान की कीमत दिया है। आने वाले समय में धान की कीमत 2800 से 3000 होगी। तो स्वाभाविक है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि में भी अपने आप इस प्रक्रिया से बढ़ोतरी होगी। 4 साल में 2500 की घोषणा की है देने की। केंद्र की सरकार ने जो समर्थन मूल्य में वृद्धि की उसको अपने इसमें जोड़ लिए बोनस के साथ। दूसरी बात, 2 साल तो इन्होंने 2500 भी नहीं दिया, 2415, 2485 दी है राशि। ये कितना भी बढ़ा लें,
किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि समय पे खाद नहीं मिल रही है, समय पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे 1000 रुपये प्रति एकड़ की गोबर खाद अलग पकड़ाई जा रही है। तो ये कुछ भी कर लें, किसानों का समर्थन इनको नहीं मिलेगा। बहरहाल किसानों को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखने वाले किसान अभी भी इंतजार में हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल निकट भविष्य में ऐसा कौन सा वादा लेकर आते हैं जो किसानों को प्रभावित कर सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जारी है और इस अभियान में लोगों को कांग्रेस सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने INS 24/7 के साथ चर्चा करते हुए कहा कि इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा त्रिवेणी कार्यक्रम के तहत काम किया है। PCC अध्यक्ष ने हमारे जगदलपुर संवाददाता से क्या कहा, आइए सुनाते हैं। बूथ चलो अभियान के तहत कांग्रेस के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है और यही कारण है कि सभी जो जनप्रतिनिधि अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम जी वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बूथ चलो अभियान के तहत सबसे मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही सरकार की जो योजना किस तरह संचालित हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। सर, बूथ चलो अभियान के तहत आप अंदरूनी क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता से क्या खास चर्चा हो रहा होगा? पूरे छत्तीसगढ़ में 23,707 बूथ हैं। उस बूथ में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शैलजा मैम जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे संगठन के पदाधिकारी बूथ चलो अभियान के तहत चल रहे हैं। मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर हम जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत हों उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको नज़दीक से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे विधानसभा के अंतिम गांव तरई बेड़ा, तुर्रे बेड़ा में गए थे। आज पहली बार ऐसा लगा उस गांव में चमचमाती सड़क, डामरीकरण सड़क, पंचायत भवन, एक छोटे से गांव में 5 ट्रैक्टर और हर घर में मोटरसाइकिल। मतलब हमारी सरकार ने लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम जी इन दिन बूथ चलो अभियान के तहत गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि 2023 की जो विधानसभा है इस विधानसभा चुनाव में सरकार दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलदर, INS न्यूज, अनंतपुर। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे के पहले घोटालों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस जहां भाजपा पर 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा केंद्र सरकार के पैसों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती नजर आ रही है। आखिर क्यों घोटालों को लेकर छिड़ी है जुबानी जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा शासनकाल में 1 लाख करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया। इनमें से 6 घोटालों को मनी लॉन्ड्रिंग मानते हुए PM से इनकी जांच कराने की मांग भी की है। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 सालों के शासन में केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सत्ता रही, 5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अगर घोटाला हुआ तो कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई? वहीं अब भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अजय चंद्राकर ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। देश में 70 घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करते, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है
नैतिकता है तो वो जांच करवाएं। नान घोटाले में, तथाकथित नान घोटाले में न्यायालय कर रही जांच, जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी, देखा जाएगा। 2000 करोड़ के आजकल चालान प्रस्तुत हो गया ईडी द्वारा कोर्ट में। ये तो प्रारंभिक जांच है, 1 साल का किया होगा। 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। पीएम मोदी के रायपुर दौरे से ठीक पहले घोटालों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। किसके आरोपों और किसके दावों में कितना दम है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जुबानी जंग में ही सही, भ्रष्टाचार का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर रायपुर विकास प्राधिकरण की उदासीनता के चलते कमल विहार में चोर और कबाड़ी उत्पात मचा रहे हैं और आरडीए की संपत्ति को क्षति भी पहुंचा रहे हैं। कबाड़ियों को अब तक करोड़ों के माल पार कर चुके हैं और इसकी जानकारी आरडीए के जिम्मेदार अधिकारियों और वहां काबिज जनप्रतिनिधियों को भी है। इसके बाद भी संपत्तियों को बचाने के लिए आरडीए ने किसी भी प्रकार की कवायद नहीं की और वहीं पुलिस गश्त नहीं होने का फायदा अब असामाजिक तत्व भी उठा रहे हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण का कमल विहार प्रोजेक्ट शाम ढलते ही सूना हो जाता है। इसके बाद वहां असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है और अब तक चोरों ने कमल विहार में लगे सोलर बैटरी, ट्रांसफार्मर ऑयल, मेन होल के ढक्कन और जालियां आदि की चोरी कर चुके हैं। मामले में आरडीए के जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत की गई। अधिकारियों का कहना है कि जब भी वहां चोरी हुई है, इसकी पुलिस थाने में एफआईआर कराई गई। ये 1600 एकड़ का वृहद क्षेत्र होने के कारण और एक गांव से दूसरे गांव को आने जाने का रास्ता होने के कारण कुछ संदिग्ध तत्व के लोग, असामाजिक तत्व लोग लगातार जो है वहां घूम रहे हैं। इसी की शिकायत हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कुंजाम जी ने शिकायत किया था आरडीए से कि वहां पर काफी मात्रा में चोरियां हो रही है, उसको रोका जाए। हम लोग जाके माननीय गृह मंत्री से मिले थे कि वहां पर एक पुलिस चौकी का निर्माण हो। बीच में ऐसा पता चला था कि चोरी जो है कम से कम लाखों की हुई है। जो ट्रांसफार्मर के जो ऑयल होते हैं वो महंगे होते हैं, तो ट्रांसफार्मर की ऑयल को ज़्यादा चोरी किया जा रहा है। बाकी जो ग्रिल होते हैं लोहे के, उसको चोरी कर लेते हैं चोर लोग, लेकिन ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर के घटनाएं ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण लाइट जो है गोल हो जाता है और ट्रांसफार्मर जो लगे हैं नए वो चोरी हो रहे हैं। कमल विहार में चोरी की घटना और कबाड़ियों की भूमिका की शिकायत मिलने पर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमारी गश्त लगातार चल रही है। वहां फेरी के बहाने रेकी करने वाले संदिग्धों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कबाड़ियों को भी बुलाकर सख्त हिदायत दी गई। दरअसल कमल विहार कई सेक्टर में बटा हुआ है, फैला हुआ सा इलाका है और अभी काफी वहाँ पे मकान बन रहे हैं। तो उन नवनिर्मित जो मकान है या निर्माणाधीन जो मकान है, उनमें लगातार चोरियों की शिकायतें हमारे पास आ रही थी और चोरियां खासतौर पे वहाँ पे जो मकान बनाने के लिए जो लोहे आदि हैं या फिर वो नल वल जो लगे हुए हैं उनको निकाल के ले जाना और इंटीरियर की सारी चीज़ों के लिए जितनी जरूरत पड़ती है सामान मकान बनाने के लिए, उन सब चीज़ों की चोरियां लगातार हो रही थी। इसके लिए फिर हमने एक विशेष टीम बनाई है और उसमें हम लोग चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ है और उसमें अभी पिछले दिन हमने 11 लोगों को पकड़ा था जो वहाँ पे फेरी वेरी के नाम से रेकी करते हैं और उसमें वारदात भी करते हैं। कमल विहार में आरडीए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा में बरती जा रही कोताही के कारण शासन को करोड़ों रुपयों की क्षति हो चुकी है। आरडीए में काबिज जनप्रतिनिधि ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्री और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। आरडीए ने पुलिस प्रशासन से कमल विहार में चौकी के लिए कई बार मुलाकात की। वहीं टिकरापारा, सेजबहार और माना थाने से लगातार पेट्रोलिंग की मांग की जा रही है।
INS 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। और इस बीच पखांजूर से बड़ी खबर, 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार। गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27,62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। युवक कांकेर और महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तो पखांजूर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 27,62,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, गढ़चिरौली पुलिस ने इन नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 27,62,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। ये युवक कांकेर और महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तो पखांजूर से ये खबर आपको बता दें, जहां 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन नक्सली सहयोगियों से 27,62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि युवक कांकेर और महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। और इधर बस्तर संभाग के कई स्कूलों में भवनों की हालत चिंताजनक है, जहां छात्र छात्राएं डर के साए में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। कोयलीबेड़ा विकास खंड के नेलटोला प्राथमिक शाला का भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन मजबूरी में बच्चे जर्जर भवन में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आला अफसरों को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें कई बार हालात की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि नेलटोला स्कूल में बच्चों को मिड डे मील का फायदा भी नहीं मिल रहा है। ये भवन जर्जर है, बारिश में पानी टिपकता है, बैठने में असुविधा होता है, कभी भी भवन गिरने की संभावना है। तो कहीं जानकारी दी इसको? हाँ, जानकारी हम लोग ऑफिस में दे चुके हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तो डर नहीं लगता आप लोगों को इसके नीचे बैठते हैं? लगता है। अच्छा, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे। और इधर वाड्रफ नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़ती खुर्द में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पंचायत सचिव पर आरोप है कि उसने स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर के अंदर शासकीय जमीन पर कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है। बीते सप्ताह उसने परिसर में जुताई कर खेती भी करनी शुरू कर दी। इससे नाराज ग्रामीणों ने अब स्कूल परिसर की पूरी जमीन और खेत के मैदान की जुताई कराकर वहां मक्के के बीज डलवा दिए हैं, जिससे स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत सचिव जमीन पर कब्जा कर सकता है तो हम फिर क्यों नहीं। मामला प्रकाश में आने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी रोहित जायसवाल जल्द कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं। गुरुदयाल हैं सचिव, तो वो अतिक्रमण में ही बनाए हैं, वो स्कूल का ही जमीन है और कई सालों से कमा भी रहे हैं। तो उनको नोटिस दिया गया है पहले भी कि मतलब अपना घर यहाँ से हटा लें। गांव के ही 2 ग्रामीण गुरुदयाल तथा श्री विक्रम पटेल द्वारा जो है अतिक्रमण कर खेती की जा रही है, जिसकी सूचना हमें मिली है। और इधर शिवनाथ नदी पर बने तिरंगा झोला एनीकट का 70% हिस्सा कुछ दिन पहले हुई बारिश में बह गया। इसी एनीकट को आधार बनाकर लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से धीरी प्रोजेक्ट बनाया गया था और इंटक वेल का निर्माण यहां करा दिया गया। पुराना एनीकट होने के कारण ये शिवनाथ नदी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया और अब एनीकट में पानी रुकेगा ही नहीं तो इंटरवेल काम नहीं करेगा। और ऐसे में अगर इंटरवेल से पानी गांव तक नहीं पहुंचेगा, ये योजना पहले से ही विवादों में थी, लेकिन अब इस पीएचई विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। झोला एनीकट का 70% हिस्सा हाल ही में हुए बारिश में बह चुका है। महज 30 से 40 फीट का हिस्सा ही बीच में बचा हुआ है। गंभीर बात यह है कि इसी एनीकट के आधार पर धीरी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी और लगभग 28 करोड़ की लागत से एक इंटक वेल का निर्माण किया गया था। इस धीरी प्रोजेक्ट के तहत आसपास के 24 गांवों को पानी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इस एनीकट के बह जाने के कारण उन गांवों को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा।
पीएचई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का ही नतीजा है कि एक जर्जर स्थिति में निर्माण किए गए एनीकट के आधार पर इतने बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जिसका कोई भी भविष्य नहीं देखा जा रहा था। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बावजूद इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज़। एनीकट वैसे तो गर्मी पूरा सूखा था, लगातार 3 दिन बारिश हुआ, जिस कारण से यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बहाव तेज़ था, जिस कारण से यहाँ बाढ़ आया और इसी कारण से यहाँ एनीकट फूट गया। जब यहाँ पानी खाली हुआ तब पता चला हमको कि एनीकट फूट गया है। ये बांध जो था ना वो पहले से ही क्षतिग्रस्त था और कुछ साल पहले 2018-17 की बात है, जब धीरे एनीकट बन रहा था तो हम लोग बोले इसका विरोध भी किए, लेकिन उस समय इसका कुछ पता नहीं चल पाया। और अभी 3 दिन लगातार बारिश हुआ जिसमें बहुत और क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके कारण ये बांध पूरा फूट ही गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।